प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर भी वही बात करेंगे जो हमने आगाज़ में की थी। हम बात कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम की, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो गुज़िश्ता रोज़ इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की और फिर वज़ीर आज़म से जो वफ़द हैं मुख्तलिफ जमातों के वो उनसे मिले और उसके बाद डिस्कशन हुई। इसी पर गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी ने NFC फार्मूले में तब्दीली की जो तजवीज़ थी उसे मुस्तरद कर दिया। मज़ीद बातें भी ज़ेर गौर आई, लेकिन आज जो काबीना इजलास था वो मुलतवी कर दिया गया है और उसकी वजह जो हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे वो यही बता रहे थे कि जो पीपल्स पार्टी का इजलास है CEC का वो आज फिर दोबारा होगा और उसके बाद जब वो डिसाइड करेंगे तो फिर ही काबीना का इजलास होगा और इसी तरह से जो सेनेट इजलास है वो भी तभी बुलाया जाएगा। सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। पराशी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आज ये बताया गया है कि एक जो नुक्ता है उसके अलावा तमाम नुक्तों पर जो है वो उसे रद्द करते हैं, तरदीद करते हैं और उसके हवाले से वो मज़ीद भी मुशावरत चाहते हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि जब 27वीं आईनी तरमीम की बात की गई तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से की गई और मंदरजात जो शेयर किए गए सोशल मीडिया पर वो भी बिलावल ने ही शेयर किए थे, बल्कि हुकूमत की से नहीं किए गए थे। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मंदरजात शेयर किए थे, उसी वक्त टांट भी किया गया था कि उन्होंने पर्चा लीक कर दिया। इट मीन के बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कुछ सोशल मीडिया पे एक्स पे डाला वो उससे मुत्तफिक नहीं थे, बल्कि वो उसके खिलाफ पहले से ही एक ग्राउंड बनाना चाह रहे थे। अब शायद ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि सूबों का शेयर जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है उस आईनी तहफ़्फ़ुज़ को आइन के आर्टिकल 160 क्लॉज 3 में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि शेयर NFC अवार्ड में सूबों का शेयर बढ़ तो सकता है। जो 7th NFC अवार्ड में डिटरमिन किया गया था 57.5% सूबों का और 43.5% वफाक का। आईनी तहफ़्फ़ुज़ ये है कि ये शेयर कम नहीं किया जा सकता, ये बढ़ सकता है। तो लिहाजा जो नया फाइनेंस कमीशन बना है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, और उसका 18 को इजलास होना था, अब तो खैर नहीं हो रहा, उसमें यही डिस्कस होना था कि नए अवार्ड में सूबों को क्या मिलना चाहिए। गिवन दिस कंडीशन इन आर्टिकल 160 क्लॉज 3 के शेयर बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता। अब सूरत हाल ये है कि वफाक के पास तो पैसे ही नहीं बचते। हर 15 के बाद सूबों को जब रेवेन्यू में शेयर मिल जाता है तो पहली तारीख को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते। सोचा बड़े अरसे से जा रहा था कि कोई ऐसा किया जाए कि या तो कुछ जिम्मेदारी सूबों पे डाली जाए या सूबों से जो बर्डन है वो उनको शिफ्ट किया जाए, जो कि कलेक्टिव होता है फाइनेंशियल। लेकिन इस तरह से अचानक ये एक मैच्योर कर लेना, और लगता है कि होमवर्क नहीं किया था गवर्नमेंट में। हालांकि गवर्नमेंट के सीनियर लोग हैं, सीजन लोग हैं, को पहली बार नहीं आए। PTI तो चले पहली बार हुकूमत में आई थी 2018 में। ये तो इस जो सियासी भीड़ चाल है या सियासी जोड़ तोड़ होता है, ये मौजूदा हुकूमत के सीनियर वुज़रा जानते हैं या फिर डेलिबरेटली एक तनाज़ा ही खड़ा करना था इस पे और खड़ा करवाना था, उस पे हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एक तरमीम की हमायत की है आर्टिकल 243 में, वो अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक है। तो वो उन्होंने ऐसा जो उनका प्रिंसिपल स्टैंस होता है कि अफवाज के काम में हम किसी किस्म के इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, वो बिल्कुल उन्होंने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वाले उहदे पर भी उन्होंने कहा कि हमें कबूल है। आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल साहब का जो एलिवेट करना है या नई डिजिग्नेशन है वो भी उन्होंने कहा कबूल है। बाकी उन्होंने किसी चीज की कबूलियत का उन्होंने CEC का रेफरेंस दिया कि मुझे उन्होंने इजाजत नहीं दी। ठीक है। अच्छा पराचा साहब, तो फिर इत्तेफाक राय हो जाएगा इस मामले पर जिस पर बात अभी रुक गई है, NFC वाला जो मामला, इसके ऊपर, क्योंकि बड़ी इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की और इनकी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो फिर इत्तेफाक राय कर लिया जाएगा? सपोर्ट इसलिए जरूरी है कि हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और खास तौर पर सेनेट में तो पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है। पीपल्स पार्टी के बगैर
let it be very clear कि without People's Party no constitutional amendment can be passed. Simple as that. So People's Party का on board होना is imperative for any constitutional amendment. वो कौमी असेंबली में तो सिंपल मेजॉरिटी चले, हुकूमत ने ले ली वो लेजिस्लेशन, सिंपल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट यानी सादा कानून साजी तो कर सकते हैं, लेकिन वहां भी पीपल्स पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी के लिए जरूरत है। तो पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेना एक पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि ये मस्ट है, इसके बगैर 2/3 हो नहीं सकती। बिल्कुल 2/3 के बगैर आइन में तरमीम नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा। लिहाजा जो आपने दूसरा सवाल था, आपके सवाल का दूसरा पार्ट के जी इत्तफाक राय हो जाएगा, ये जो दो चीजें हैं, नंबर 1 कि एनएफसी अवार्ड में सूबों के शेयर पे नजरसानी करनी और उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का खात्मा करना जिससे सूबों का शेयर कम तो नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बार को खत्म करना मुश्किल होगा। नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं होता, मुश्किल होगा। कराची साहब, इस पे जो मुराद अली शाह साहब का जो रिस्पांस है इसी बात पे कि इत्तफाक राय हो पाएगा या नहीं, उन्होंने कहा है कि इत्तफाक राय हो गया है और जब वो 27वीं तरमीम हो जाएगी उसके बाद वो वजह बताएंगे कि किस तरह से हुआ और कैसे हुआ, लेकिन इस वक्त वो खामोश हैं। लेकिन इतना सा उन्होंने जिसे कहते हैं कि जो छोटा सा ट्वीक कर दिया है कि हो चुका है, तो इस पर क्या रिस्पॉन्स करेंगे? नहीं, अब इसका मैं क्या मीनिंग लूं कि हो चुका है, यानी क्या ये जो उन्होंने कहा था कि 18वीं तरमीम जो है उसे रोल बैक नहीं किया जाएगा 27वीं तरमीम में, तो फिर तो यही बात मैं आपसे कर रहा हूं। अगर उन्होंने ये किया है कि रोल बैक नहीं हो जाएगा तो नहीं होगा, तो इट मीन एजुकेशन और पॉपुलेशन मिनिस्ट्री जो मरकज को वापस आने की तजवीज है वो भी निकल जाएगी, फिर एनएफसी अवार्ड में से सूबों का हिस्सा कम करना वो भी निकल जाएगा, तो फिर पीपल्स पार्टी को किस चीज का एतराज होगा? फिर तो कोई एतराज नहीं होगा। हम तो बात कर रहे हैं कि एज इट इज जो प्रपोजल आई है क्या ये पास हो सकती है, ये नहीं हो सकती? तो मेरा जवाब यही है कि बहुत मुश्किल होगा कि सूबों को शेयर देने की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा मतलब बहुत मुश्किल होगा, और 18वीं तरमीम का रोल बैक भी बहुत मुश्किल होगा। चले देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है और किस तरह से ये रूठना मनाना है वो चलता है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है जब भी कोई सियासी अहम डेवलपमेंट होती है, कोई कानून साजी होनी होती है उसके लिए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनसे जाकर मिला नहीं है। अलबत्ता तारिक फजल चौधरी साहब ने गुफ्तगू की थी एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम में, उन्होंने ये कहा कि जो 27वीं तरमीम है वो पास हो जाएगी और हम मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लेंगे और इस तरमीम में भी मौलाना फजलुर रहमान हमारा साथ देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना साहब के अगर वोट इतना मैटर नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी शामिल हो जाए, लेकिन मौलाना साहब का जो सियासी एक बसीरत है या सियासी उनका एक कमेंट होता है वो बहुत भारी होता है और वो हुकूमतें मुश्किल से ही बर्दाश्त कर सकती हैं। मसलन वो पीटीआई के खिलाफ शुरू हुए तो आखिर पीटीआई को ले बैठे, उनकी हुकूमत चली गई। अब जाके थोड़ा बहुत उन्होंने एक सियासी एहतराम की एक रस्म को आगे बढ़ा रहे हैं कि इख्तलाफात हैं लेकिन जातियात नहीं आएंगे, और पीटीआई भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है कि जातियात पे वो बात नहीं करते। पहले आपको मालूम है क्या माहौल होता था। मौलाना फजलुर रहमान साहब जरदारी साहब के साथ भी बहुत अच्छे मरासम है। अब वो मान तो सकते हैं किसी वक्त, इसमें तो कोई शक नहीं है। 26वीं तरमीम भी उनकी कोशिशों से पास हुई थी, उस वक्त भी हुकूमत के पास नंबरों का मसला नहीं होना था। नंबरों का मसला अब भी नहीं होगा अगर पीपल्स पार्टी आ जाए, लेकिन मौलाना साहब को ऑन बोर्ड रखना जरूरी इसलिए होता है कि मौलाना साहब का सियासी मैदान में उनका वजन इतना ज्यादा है कि उनकी मुखालफत कोई बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल ठीक। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि मौलाना रहमान का जो किरदार है वो इन तरामीम में बहुत अहम है। बहुत से वफ्द पहले मिल चुके हैं और अभी भी मुशावरत जारी है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की भी अगर बात करें तो वो इस वक्त भी क़यादत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी वो ट्वीट करते हैं और कभी वो जो है इनको रद्द कर देते हैं, नकात को सिर्फ एक ही नुक्ते को मानते हैं। तो इस वक्त भी बिलावल भुट्टो लीडिंग पोजीशन में भी दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक पर जाएंगे।